Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. मैं हूं अंजू शर्मा, आपकी केमिस्ट्री मेंटर और हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस का मतलब होता है लास्ट। तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो फर्स्ट पॉस्टुलेट है कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल्स, जो कि हाफ फिल्ड होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा एक ऑर्बिटल में, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हाफ फिल्ड में एक इलेक्ट्रॉन होगा। More overlapping increases the stability of resulting molecule. दो एटम्स में जितना ज़्यादा extent of overlapping होता है उतना ज़्यादा strong bond बनता है. Second postulate says the presence of many unpaired electrons in the valence shell of an atom enables it to form a multiple bond. Multiple bond का मतलब है एक से ज़्यादा bond बनाया जा सकता है अगर उनके last shell में ज़्यादा unpaired electrons हों. The paired electrons present in the valence shell do not participate in the formation of chemical bond. अगर valence shell में किसी orbital में paired electrons हैं, 2 electrons present हैं, तो वो bond नहीं बनाएगा. Bond हमेशा तब बनेगा जब उसके पास single electron, unpaired electron present हो. Then third postulate is covalent chemical bonds are directional and also parallel to the region corresponding to the atomic orbitals that are overlapping. Directional होने का मतलब है कि जब भी bond बनता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा, उनकी डेफिनेट शेप्स होंगी, ज्योमेट्री होगी जो वो अटेन करेगा बॉन्ड बनाने के बाद. Then fourth postulate is sigma bonds and pi bonds differ in their pattern that the atomic orbitals overlap in. That is, pi bonds are formed by sidewise overlapping, whereas overlapping along the axis containing the nuclei of the two atoms lead to the formation of sigma bond. मतलब sigma bond बनाने के लिए होगी head on overlapping, जिसमें बहुत strong bond बनता है, और pi bond के लिए sidewise overlapping होती है जो कि strong नहीं होता है. हाइब्रिडाइजेशन हम ये इससे डिटरमिन करते हैं कि जब भी बॉन्ड बन रहा है, जो उनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं. जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हाइब्रिडाइज होके मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाता है जिनकी इक्वल एनर्जी होती है. हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता. So it says, according to valence bond theory, the metal atom or ion under the influence of ligands can use its n-1 d ऑर्बिटल या ns-np, इनमें से कोई भी ऑर्बिटल को वो यूज कर सकता है और इनको हाइब्रिडाइज करके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बना सकता है. These hybrid orbitals are allowed to overlap with the ligand orbitals that can donate electron pairs for bonding. ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो लिगेंड्स हैं अपने लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं. जैसे कि अगर 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स किए हैं किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनमें से एक s में है और 3 p में है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो जाता है. टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और हम उसको नाम देते हैं टेट्राहेड्रल का. अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक d ऑर्बिटल में है, से 3d में है जैसे, और अगला 4s में और अगले 2 p में है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी dsp2 और उसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर. ये जो इनके ज्योमेट्री की शेप्स हैं वो है कि किस तरफ वो ओरिएंटेड है, किस तरह से चारों बॉन्ड्स आपस में अरेंज्ड हैं. तो मतलब 4 बॉन्ड्स अगर कोई एलिमेंट बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी अरेंजमेंट डिपेंडिंग ऑन इट्स हाइब्रिडाइजेशन इट कुड बी टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर. Similarly, 5 के लिए sp3d would be the hybridization and trigonal bipyramidal होगा उसका shape. 6 के लिए या तो वो sp3d2
ऑक्टाहेड्रल शेप में हो सकता है या D2sp3। इनमें फ़र्क क्या है कि जब आप sp3d2 लिखते हो, इसका मतलब जो नेक्स्ट 3 या जैसे आप 3D यूज़ कर रहे हो और 4D उसमें एलिमेंट में हो रहा है, प्रेजेंट है, तो अगर वो 3D यूज़ करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो हम उसको D2sp3 लिखेंगे। लेकिन अगर 3D उसका ऑलरेडी फिल्ड है और वो 4D ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रहा है तो हम उसको sp3d2 लिखते हैं। लेकिन दोनों केसेस में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब वो 6 बॉन्ड्स बनाएगा और जो इसकी शेप है दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। Applications of valence bond theory. The maximum overlap condition, which is described by the valence bond theory, can explain the formation of covalent bonds in several molecules. This is one of the most important application. जैसे कि example में the difference in the length and strength of the chemical bonds in hydrogen and fluorine molecules can be explained by the difference in the overlapping orbitals in these molecules. हाइड्रोजन में भी 2 एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, फ्लोरीन में भी 2 एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन जो इनका स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होने से स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड बढ़ जाती है। Then is the covalent bond in HF molecule is formed from the overlap of 1s orbital of the hydrogen atom and 2p orbital belonging to the fluorine atom, which is explained by the valence bond theory। मतलब जब आप 2 हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करा रहे हो तो उनके सेम ऑर्बिटल होने की वजह से ओवरलैपिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन एटम है, एक फ्लोरीन है, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एक एटम स्मॉल हो काफ़ी साइज में और दूसरा काफ़ी बड़ा हो, तो उनमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी वीक होती है। Then drawbacks of valence bond theory: failure to explain the tetravalency exhibited by carbon। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई, क्योंकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो उसके पास लास्ट शेल में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कार्बन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाता, वो हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन कि वो 4 बॉन्ड्स क्यों बनाता है। Then no insight offered to the energies of the electrons, and the theory assumes that the electrons are localized in specific areas, कि वो मूव नहीं करते, एक जगह एटम के पास हैं, ये सपोज किया जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। It does not give the quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stabilities of the coordination compounds। ज़्यादातर अब जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स लिगेंड, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्ड टू डू दैट। एंड नेक्स्ट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जैसे जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी तो हमने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को डिस्टिंग्विश कर लिया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज नहीं किया गया था, तो इनको नहीं पता था इस टाइम पे कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। Then no explanation for the color exhibited by the coordination compound। जैसे आपने पढ़ा है कि जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलरफुल होता है, लेकिन इन्होंने कलर की भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगी डी ट्रांजिशन की वजह से, जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास अगर CrNH3 पॉजिटिव है, FeCN6 नेगेटिव है, या NiCl4 2 नेगेटिव है, अगर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे CrNH3 पॉजिटिव है तो आपको क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24 और कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s1, ऑक्सीडेशन स्टेटस में कैलकुलेट करेंगे, क्रोमियम को X पुट करते हैं, अमोनिया का चार्ज है 0,
तो क्रोमियम पे आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। सो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से पहले 4s में से एक निकलेगा और 3d में आपके पास बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं d orbitals and we draw 3 electrons here, 3d के बाद इसके पास यहाँ पर होगा 4s और 4p, क्योंकि इन दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये वेकेंट इसके पास पड़े हैं। अब अमोनिया जो है एक वीक लिगेंड है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो ये यहाँ पर इन फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स में डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो पेयर यहाँ पर आएगी तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मगर वो हमारे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वॉयलेट करेगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, तो ये लोन पेयर की डोनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब टोटल हमारे पास 6 अमोनिया है, तो हम टोटल यहाँ पर 6 अमोनिया लगा देते हैं। 1 2 3, दिस इज 4th, ये 5th एंड दिस इज 6th। सो ये अमोनिया 6 लोन पेयर डोनेट करते हैं। नाउ लेट्स सी कौन कौन से ऑर्बिटल्स में इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं। दिस इज डी, 2 डी है हमारे पास, तो ये D2 बन जाएगा। उसके बाद है S और उसके बाद है 3p, तो ये बन जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी। और जो इसकी ज्योमेट्री है दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जहाँ पर भी 6 बॉन्ड्स बनते हैं उसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। सिमिलरली आप इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, उसके बाद 3d में मूव करना है। और 3d में भी अगर मान लीजिए 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को पहले रिमूव करना है। उसके बाद आपको देखना है कौन से ऑर्बिटल्स खाली हैं और वहाँ पर लोन पेयर डोनेट होगा। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद आपको ये क्लियर होगा कि कौन से जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं और कौन से वीक लिगेंड हैं। उनका क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे अमोनिया मैंने कहा एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा सकता, इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे नहीं पुश कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे पुश करके अपने लिए जगह बना लेता है। जैसे कि ये साइनाइड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आपके पास EN इथाइलिन डायमिन, CN साइनाइड, CO कार्बोनाइल, NO2 नाइट्रो, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई FeH2O6 3 positive is a strong paramagnetic compound whereas FeCN6 3 negative is a weak paramagnetic complex। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं जहां 2 कॉम्प्लेक्सेस का कंपैरिजन होगा। जैसे यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म पे कंपैरिजन किया है। अब पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, कि किसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है वो वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। आप पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 से, वे n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप उनको पुट कीजिए कॉन्फ़िगरेशन देख के, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। सो आज हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हमने किया कि लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बना सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतनी नहीं चली थी, इसमें और चेंजेस हुए
मैग्नेटिज्म के बारे में ज़्यादा पता चला या कलर के बारे में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, लेकिन ये सब हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक में। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।